हेलो एवरीवन। आज इंडियन पिनल कोड की सीरीज के अंदर जनरल एक्सेप्शन चैप्टर में आज हम डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट एंड मिसफॉर्च्यून डिस्कस करने जा रहे हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि कोई ऐसा एक्ट हो जाता है जहां पे कोई भी ह्यूमन फॉल्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो एक्ट हो जाता है। तो ऐसा इंसान जिससे वो एक्ट हो जाता है अनजाने में, बिना जानबूझ के, तो ऐसी इंसान की क्रिमिनल लायबिलिटी जो है वो कैसे डिसाइड की जाती है, या उस इंसान को अगर डिफेंस लेना है तो वो कहाँ पे उसका डिफेंस ले सकता है। और जो नेग्लिजेंट एक्ट या विलफुल एक्ट होते हैं वो एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून के केस से कैसे डिफरेंट होते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो जो हमारा सेक्शन 80 है इंडियन पिनल कोड का, वो जनरल एक्सेप्शन चैप्टर के अंदर है। और यहाँ पे ऐसी इंसान को इम्यूनिटी दी गई है जो अपने अगर ऐसी क्रिमिनल लायबिलिटी से बच सकता है। आप देखिए सेक्शन 80 का बेनिफिट लेने के लिए क्या क्या जरूरी है। मैंने इसको आसान करने के लिए 4 पार्ट्स में इसके इंग्रेडिएंट्स को डिवाइड कर दिया है। और सेक्शन 80 का बेनिफिट लेने के लिए ये चारों ही जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको प्रूफ करना जरूरी है। अगर इनमें से एक भी अब्सेंट रहा या आपने इनमें से एक को भी प्रूफ नहीं कर पाए तो आपको सेक्शन 80 के अंदर कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो याद रखिएगा, सेक्शन 80 की बेनिफिट के लिए इन चारों इंग्रेडिएंट्स को प्रूफ करना जरूरी होता है। पहला तो ये है कि जो भी एक्ट हो वो एक्सीडेंटली हो जाए और बाय मिसफॉर्च्यून हो जाए। एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून जो है दोनों में के बीच में और वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो दोनों में से अगर एक भी रहता है तो वो सफिशिएंट है। दूसरा, वो एक्ट में आपका किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज नहीं होना चाहिए। तीसरा, आपका एक्ट लॉफुल होना चाहिए इन लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मींस। और चौथा है कि वो एक्ट आपने पूरे केयर और कॉशन के साथ किया है। आइए अब हम एक एक को डील करते हैं डिटेल में। सबसे पहले देखिए एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून। एक्सीडेंट जो वर्ड है, जो टर्म है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा एक्ट जहां पे किसी भी तरह का कोई ह्यूमन फॉल्ट जैसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एक्ट था, अनइंटेंडेड एक्ट था, और सरप्राइजिंगली एकदम से सडनली आ जाता है, अनवेलकम एक्ट। ऐसे एक्ट को एक्सीडेंट कहते हैं। या मिसफॉर्च्यून, दोनों का मतलब लगभग अनएक्सपेक्टेड एक्ट या अनइंटेंडेड एक्ट ही होता है। लेकिन सिर्फ एक्ट सफिशिएंट नहीं है इस टर्म को डिफाइन करने के लिए। सेक्शन 80 के पर्सपेक्टिव में आपके एक्ट से किसी को इंजरी हुई, ये भी जरूरी है एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून टर्म को डिफाइन करने के लिए। तो इंजरी टू एनदर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो एनदर पर्सन इसमें यूज किया गया है वो कोई ये एक्सीडेंट का केस है, तो यहाँ पे कोई इंटेंशन के साथ कोई पर्टिकुलर पर्सन टारगेट पे नहीं होता है, तो इंजरी किसी को भी हो सकती है। तो इन दोनों को मिला करके जो है वो एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून टर्म को हम डिफाइन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून के केस में नेग्लिजेंट या विलफुल या डेलिबरेटली किया गया कोई भी एक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। क्योंकि अगर आप कोई नेग्लिजेंट एक्ट कर रहे हो तो फिर वहां पे एक्सपेक्टेशन रहती है कि, या नॉलेज एटलीस्ट रहता है कि आपके एक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। एक रीजनेबल और प्रूडेंट मैन को अपने एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस पता होते हैं। इसलिए किसी भी तरह का नेग्लिजेंट या विलफुल एक्ट अगर होता है तो उसको सेक्शन 80 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून के बीच में एक डिफरेंस है। एक्सीडेंट जो होती है वो तो किसी को भी इंजरी दे रही है, जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस में आता है एक्ट के। लेकिन जो मिसफॉर्च्यून है उसमें ऐसे इंसान को भी इंजरी हो सकती है जो एक्ट से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, अनकनेक्टेड है, और उसके ऊपर लेकिन इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस जो है आपके एक्ट का पड़ता है। तो ये होता है हमारा एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून। अब आते हैं ये दूसरे रिक्वायरमेंट पे सेक्शन 80 के, जो कि मेंस रिया या गिल्टी माइंड से रिलेटेड है। अगर आपके एक्ट में किसी भी तरह का नहीं, क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज, इन दोनों में से कोई भी एक मेंस रिया इन्वॉल्व है तो आपको सेक्शन 80 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है कि अगर कोई एक्ट आप इंटेंशन के साथ कर रहे हैं तो वो एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। हम उसको एक्सीडेंट नहीं कह सकते, वो तो प्री प्लान्ड एक्ट है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ए जो है वो बी के जेब से पैसे निकालने की कोशिश करता है और वो उसके जेब में हाथ डालता है। उसके जेब में पैसे तो नहीं मिलते हैं, पर जो गन बी की जेब में रहता है उसका ट्रिगर दब जाता है और बी को गोली लग जाती है।
तो क्या ए यहाँ पे मर्डर के लिए लाइबल होगा अगर बी मर जाता है तो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ए को जो है पहला तो उसका इंटेंशन यहाँ इन्वॉल्व नहीं था बी को मारना, दूसरा उसको नॉलेज भी नहीं था कि बी के जेब में जो है वो गन है। तो ए का जो इंटेंशन था वो सिर्फ चोरी करना था, तो ये ए यहाँ पे अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए सिर्फ लाइबल होगा, लेकिन मर्डर के लिए लाइबल नहीं होगा। अब आ जाइए, एक केस है सुखदेव सिंह वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली का। इसमें दो लोगों के बीच में हाथापाई हो जाती है और जो इसमें एक्यूज्ड है वो डिसीज्ड को शूट कर देता है, और सुप्रीम कोर्ट इसमें कहता है कि जो अवेलेबल फैक्ट्स हैं उनको एग्जामिन करने के बाद ये कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल एक्सीडेंटली किया गया एक्ट नहीं था, बिल्कुल डेलिबरेटली किया गया एक्ट था, क्योंकि आप लड़ाई हो रही थी और आपकी जेब में जो है वो गन है तो आप निकाल के किसी को चला रहे हो, तो हम उसको एक्सीडेंट तो नहीं कह सकते हैं। तो ये जो केस है सुखदेव सिंह का, ये इसके अंदर एक केस था इंटेंशन और नॉलेज के ऊपर। आपका एक्ट भले ही एक्सीडेंटली हुआ हो, मिसफॉर्च्यून से हुआ हो, या आपने बिना किसी इंटेंशन और नॉलेज के किया हो, लेकिन अगर आपका एक्ट लॉफुल नहीं है, लॉफुल मैनर में नहीं है, या लॉफुल मीन्स के द्वारा नहीं है, तो भी आपको सेक्शन 80 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लॉफुल एक्ट का मतलब कि जो अनलॉफुल ना हो, और अनलॉफुल क्या नहीं होते हैं, जो लॉ में कहीं ना कहीं प्रोहिबिटेड हैं, उनको हम अनलॉफुल कहते हैं। तो वैसा किसी भी तरह का एक्ट नहीं होना चाहिए सेक्शन 80 का अगर बेनिफिट चाहिए तो। यहाँ पे मान लीजिए ए जो है वो बी के ऊपर जो है वो गन एम करके रखा है, तो वो एक तो अनलॉफुल मैनर में है, बाय अनलॉफुल मीन्स एक गन है, और आपका एक्ट अनलॉफुल नहीं है, क्योंकि लॉफुल नहीं है, सॉरी, क्योंकि आप जो है वो बी को डराने की कोशिश कर रहे हो और आपको पता है कि वो गन लोडेड है, और अगर ट्रिगर दब जाता है और बी मर जाता है, तो भले ही वो एक्ट आपका एक्सीडेंटली हुआ, क्योंकि ट्रिगर दबाना आपका मकसद नहीं था, सिर्फ डराना मकसद था, लेकिन क्या आपका एक्ट लॉफुल है? तो नहीं। इस एग्जामिनेशन में आप यहाँ पे फेल हो जाते हो, आपका एक्ट लॉफुल नहीं, इसलिए आपको सेक्शन 80 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर यही इसको और आप देख लीजिए दूसरी तरह से, अगर ये जो है बी को गन दे करके डरा रहा है, लेकिन और उससे गोली गलती से चल जाती है और बी की जगह सी मर जाता है, तो क्या ए इस बात का डिफेंस लेगा कि ए सी को मारना मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, एक्सीडेंटली बंदूक चल गई और सी मर गया, वो तो मेरे एम पे भी नहीं था? तो भी आप 80 का डिफेंस नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपका एक्ट अपने आप में ही लॉफुल नहीं है, वो पूरी तरह से अनलॉफुल है, इन अनलॉफुल मैनर बाय अनलॉफुल मीन्स है, तो आपको सेक्शन 80 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आ जाइए प्रॉपर केयर एंड कॉशन पे। प्रॉपर केयर एंड कॉशन भी बहुत जरूरी होता है। जब भी आप कोई एक्ट कर रहे होते हो, तो आप उस एक्ट को करने से पहले आपने कितनी केयर की है कि आपकी एक्ट की वजह से या आपके एक्ट का कॉन्सिक्वेंस जो है वो किसी और को ना झेलना पड़े, किसी और के ऊपर उसका असर ना पड़े, किसी और को कोई हार्म ना हो, कोई इंजरी ना हो। जो केयर एंड कॉशन का अमाउंट होता है, अगर उसको एग्जामिन करने की बात आती है कोर्ट में, तो ये नहीं देखा जाता कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो एकदम से अटमोस्ट केयर जो है वो करेगा, लेकिन हाँ, एक रीजनेबल और प्रूडेंट मैन जितना केयर एंड कॉशन कर सकता है, अगर वो उतना उसने किया है अपने एक्ट को करते समय, तो उसको सेक्शन 80 के अंदर इम्यूनिटी जरूर मिल जाएगी। तो हम इस तरह से एग्जामिन करते हैं प्रॉपर केयर एंड कॉशन का। अब आ जाइए इसमें एक केस है शंकर नारायण बडोलकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें जो एक्यूज है उसने अपने घर डिनर पे कुछ लोगों को इनवाइट किया था, लेकिन वो अपने हाथ में गन लेकर के घूम रहा था, और जो कि अनलॉक्ड था और लोडेड था, और गोली उससे चल जाती है शॉर्ट रेंज पे, और एक जो डिसीज रहता है उसकी डेथ हो जाती है यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भले ये एक्ट एक्सीडेंटली हुआ हो, इसमें कोई इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन हाँ, जो एक्यूज्ड है उसने कोई केयर और कॉशन नहीं बरता था कि अनलॉक्ड और एक लोडेड गन वो लेकर के हाथ में घूम रहा था, इसलिए उसको सेक्शन 80 का बेनिफिट नहीं दिया गया था। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉपर केयर एंड कॉशन है और लॉफुल एक्ट है, इस दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। अनलॉफुल एक्ट का मतलब है कि आपने एक्ट कर दिया है, आप जो है गोली तान करके खड़े हो। प्रॉपर केयर एंड कॉशन में जो है वो एक्ट करने से पहले जो आप सावधानियां बरत सकते हैं वो है, मतलब कि एक्ट का आपने पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, लेकिन एक्सीडेंटली अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वो ऑफेंस हो जाता है। तो प्रॉपर केयर कॉशन और लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स, इन दोनों में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा।
अब आ जाइए सेक्शन 80 के इलस्ट्रेशन पे। यहाँ पे ए जो है वो हैचेट्स के साथ काम कर रहा होता है जिसको कुल्हाड़ी कहते हैं, और उसका ऊपर का पार्ट जो है वो निकल जाता है और जा करके एक इंसान को लग जाती है। तो यहाँ पे ए की क्रिमिनल लायबिलिटी आप कैसे डिसाइड करोगे? तो इसको हम एग्जामिन करते हैं सेक्शन 80 के एलिमेंट्स को में रख करके। पहली बात तो ये यहाँ पे कुल्हाड़ी के साथ काम कर रहा था, अपना काम कर रहा था, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो एक्ट था वो एक्सीडेंटली हुआ होगा, क्योंकि उसका इंटेंशन और नॉलेज नहीं था किसी को मारना। और लॉफुल एक्ट है, आप अपना काम जो है वो कर रहे हो आराम से बैठ करके, तो वो लॉफुल एक्ट है, किसी को काटना तोड़ना जो भी उनका अपना काम होता है। लेकिन एक और एग्जामिनेशन है यहाँ पे, क्या आपने प्रॉपर केयर और कॉशन लिया था? मतलब ए जब काम कर रहा था तो क्या उसको ये दिख रहा था कि उसके अगल बगल लोग हैं या छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तो उसको थोड़ी दूरी पे जाके काम करना चाहिए, उससे किसी को लग सकती है। तो अगर ये इस टेस्ट में ये पास हो जाता है ए कि उसने प्रॉपर केयर और कॉशन लिया था, तो ए को जो है इस सेक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा, और उसको कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा, उसको कोई पनिशमेंट नहीं होगी। तो ये पूरा सेक्शन 80 है, और ये चारों के चारों एलिमेंट जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं सेक्शन 80 के डिफेंस के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।